एक आदमी ने बस यूं ही लापरवाही से अपनी सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने फैली हरी भरी घास अचानक ऐसे हिलने लगी जैसे उसमें जान आ गई हो। घास बिजली की रफ्तार से चारों तरफ हटने लगी, मानो किसी बेहद खौफनाक चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। यह अजीब नजारा देखकर दाशान पूरी तरह सन्न रह गया। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा डर और बेचैनी घर कर गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर इस जमीन के नीचे ऐसा क्या है जिससे खुद घास भी डर रही है। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने की वजह से वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और हाथ बढ़ाकर मिट्टी को छूने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां जमीन से टकराईं, उसे एहसास हुआ कि यह साधारण मिट्टी नहीं है। उसका स्पर्श बेहद ठंडा, चिकना और किसी रबर जैसी अजीब चीज का था। यह महसूस करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना देर किए पास रखा फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से जमीन खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उसके सामने एक ऐसा रहस्य खुलने लगा जिसने उसके होश उड़ा दिए। घास के नीचे सामान्य मिट्टी नहीं, बल्कि पीले रंग की एक विशाल रबर जैसी परत छिपी हुई थी। यह देखकर दाशान बुरी तरह घबरा गया। उसे एहसास हो गया कि अब अकेले इस रहस्य का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। उसने तुरंत अपनी पत्नी लीसा को आवाज लगाई। दोनों पति पत्नी मिलकर उस जगह को खोदने लगे ताकि पता चल सके कि आखिर इस अजीब जमीन के नीचे क्या छिपा हुआ है। लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे इस रहस्य से पर्दा उठ सके। तभी जब लीसा लगभग हार मान चुकी थी, अचानक आसमान से एक बेहद डरावनी और कानों को चीर देने वाली आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी अजीब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का कोई जीव उन्हें पुकार रहा हो। आवाज सुनते ही दाशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक सीढ़ी उठाई और घर की छत पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नजर जहां तक जा रही थी, वहां सिर्फ एक जैसी दिखने वाली अनगिनत आलीशान कोठियां ही दिखाई दे रही थीं। हर घर बिल्कुल दूसरे की हूबहू कॉपी था। उनकी बनावट, रंग, आकार और कतारें इतनी एक जैसी थीं कि दूर दूर तक कोई फर्क नजर ही नहीं आता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे इलाके को कॉपी पेस्ट करके बना दिया हो। उस पल दाशान के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर वह किस भयानक जगह पर फंस चुका है। कुछ महीने पहले की बात थी। दाशान और उसकी पत्नी लीसा अपने सपनों का घर खरीदने की उम्मीद लेकर एक प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात एक सेल्समैन मैट से हुई, जिसने बेहद उत्साह के साथ उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि यह कॉलोनी शहर से थोड़ी दूर है, लेकिन यहाँ हर परिवार को एक अलग और शानदार बंगला मिलेगा। सबसे हैरान करने वाली बात उसकी कीमत थी, सिर्फ 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इतनी कम कीमत सुनकर किसी भी आम इंसान का मन डोल जाए और दाशान लीसा भी खुद को रोक नहीं पाए। दोनों बिना ज्यादा सोचे समझे मैट के साथ उस नई कॉलोनी को देखने निकल पड़े। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय अब शुरू होने वाला है। जैसे ही वे उस कॉलोनी में दाखिल हुए, उन्हें सबसे पहले वहां का सन्नाटा महसूस हुआ। पूरा इलाका बिल्कुल वीरान था। कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ बस एक जैसी दिखने वाली कोठियां थीं, जो इतनी व्यवस्थित कतारों में बनी थीं कि सब कुछ किसी मशीन द्वारा तैयार किया गया लगता था। यह अजीब माहौल देखकर दाशान के मन में पहली बार डर ने जन्म लिया। इसके बाद मैट उन्हें सीधे नंबर 9 वाले बंगले में ले गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। घर पूरी तरह तैयार था। शानदार फर्नीचर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामान, सुंदर सजावट, यहाँ तक कि जरूरत की हर चीज पहले से मौजूद थी। मैट ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब उन्हें बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर वे आज ही बुकिंग कर दें तो पूरे 1 साल की मेंटेनेंस फीस भी माफ कर दी जाएगी। इतनी शानदार डील को ठुकराना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पूरे घर का मुआयना करने लगे और अपने भविष्य के सपने देखने लगे। लेकिन जब वे घर से बाहर निकलने लगे, तब उन्हें एक बेहद अजीब बात महसूस हुई। कुछ ही मिनट पहले तक उनके साथ मौजूद मैट अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उसकी गाड़ी भी वहां नहीं थी। दोनों ने काफी देर तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अब दाशान को लगने लगा कि कुछ बहुत गलत है। उसने तुरंत लीसा का हाथ पकड़ा और फैसला किया कि वे अब भी इसी वक्त इस जगह से निकल जाएंगे। दोनों कार में बैठे और कॉलोनी से बाहर जाने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आने लगा कि यह कोई साधारण कॉलोनी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी भूल भुलैया है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। वे चाहे किसी भी रास्ते पर मुड़ते, कितनी भी देर तक गाड़ी चलाते, अंत में हर बार वापस उसी नंबर 9 वाले बंगले के सामने पहुंच जाते। शुरुआत में दाशान को लगा कि शायद लीसा रास्ता ठीक से नहीं पहचान पा रही है, इसलिए उसने खुद ड्राइविंग सीट संभाली
और लीसा से मोबाइल का नेविगेशन चालू करने को कहा, लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। किसी से संपर्क करना तो दूर, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। दाशान ने सोचा कि अगर वे बिना रुके बस सीधा चलते रहें तो किसी न किसी समय इस जगह से बाहर निकल ही जाएंगे। लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई और फिर भी वे उसी रहस्यमयी कॉलोनी से बाहर नहीं निकल सके। आखिरकार कार का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया और जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वापस खींच लिया हो, गाड़ी फिर से नंबर 9 वाले बंगले के सामने आकर रुक गई। अब दोनों पूरी तरह थक चुके थे। मजबूरी में उन्होंने फैसला किया कि आज की रात इसी घर में बितानी होगी। घर के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एक और अजीब चीज दिखाई दी। फ्रिज पहले से ही शैंपेन और ताजी स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ था, मानो कोई उनकी हर जरूरत पहले से जानता हो। भूख से बेहाल दोनों ने ज्यादा सोचने की बजाय खाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्ट्रॉबेरी का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, वे दोनों हैरान रह गए। उसमें किसी भी फल जैसी मिठास या ताजगी नहीं थी। उसका स्वाद बिल्कुल बेजान, अजीब और बेहद अप्राकृतिक था, जैसे वे किसी निर्जीव चीज को चबा रहे हों। फिर भी मजबूरी में उन्होंने थोड़ा बहुत खाया और पूरी रात डर और बेचैनी के साथ किसी तरह काटी। अगली सुबह होते ही दाशान फिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि कार में अब पेट्रोल नहीं बचा था, इसलिए दोनों पैदल ही एक दिशा में चल पड़े। वे घंटों चलते रहे, लेकिन सूरज डूबने तक भी उस रहस्यमयी कॉलोनी की सीमा खत्म नहीं हुई। जब दोनों पूरी तरह उम्मीद खो चुके थे, तभी लीसा की नजर दूर एक बंगले की खिड़की पर पड़ी। उसे लगा शायद वहाँ कोई इंसान रहता है। आखिरी उम्मीद समझकर दोनों पूरी ताकत से उस घर की ओर भागे, लेकिन अंदर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई दूसरा घर नहीं, बल्कि फिर से वही नंबर 9 वाला बंगला था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि दरवाजे के सामने अब एक बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ था, जिसमें रोजमर्रा का सामान और तरह तरह का खाना भरा हुआ था। उसी पल दाशान और लीसा को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद वे किसी ऐसी रहस्यमयी ताकत के जाल में फंस चुके हैं, जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। अब तक दाशान और लीसा को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वे किसी अनजान और रहस्यमयी शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। दरवाजे पर रखा हुआ वह रहस्यमयी डिब्बा भी आगे की कहानी का एक बहुत बड़ा संकेत था। इससे साफ पता चलता था कि यह जगह कोई साधारण वीरान कॉलोनी नहीं है, बल्कि यहाँ कोई ऐसी अदृश्य ताकत मौजूद है जो हर चीज पर नजर रख रही है और सब कुछ अपने तय किए हुए नियमों के अनुसार चला रही है। डर और निराशा ने दाशान को इस हद तक तोड़ दिया कि उसने अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू कर दिया। उसने गुस्से में उस डिब्बे को आग लगा दी और फिर घर के पर्दों में भी आग लगा दी। उसका इरादा साफ था। उसे लगा कि अगर पूरा घर जल जाएगा तो इस रहस्यमयी जगह का असली मालिक या इसे नियंत्रित करने वाली शक्ति सामने आने पर मजबूर हो जाएगी। देखते ही देखते आग ने पूरे बंगले को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में नंबर 9 वाला शानदार घर राख का ढेर बन गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इतनी भयानक आग लगने के बावजूद कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। न कोई इंसान दिखाई दिया और न ही कोई रहस्यमयी शक्ति सामने आई। आखिरकार पूरी तरह थके और टूट चुके दाशान और लीसा को उस रात सड़क किनारे ही सोना पड़ा। अगली सुबह जब लीसा की आंख खुली तो उसने थोड़ी दूर एक नया डिब्बा रखा हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद उसमें फिर से खाना होगा, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अंदर एक बेहद प्यारा सा नवजात बच्चा लेटा हुआ था। बच्चे के साथ एक संदेश भी रखा था, जिस पर लिखा था, इस बच्चे को बड़ा करो तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। ये पढ़ते ही दोनों पति पत्नी बुरी तरह घबरा गए, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह नंबर 9 वाला बंगला, जो पिछली रात पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, अब फिर से बिल्कुल पहले जैसा खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी आग लगी ही न हो। अब दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगर उन्हें इस कैद से निकलना था तो उन्हें उस बच्चे की परवरिश करनी ही पड़ती। लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसने उनके डर को कई गुना बढ़ा दिया। वह बच्चा किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं बढ़ रहा था। केवल 98 दिनों के अंदर ही वह लगभग 10 साल के बच्चे जितना बड़ा हो गया। सिर्फ उसकी बढ़ने की रफ्तार ही अजीब नहीं थी, बल्कि उसका व्यवहार भी बेहद डरावना था। वह अक्सर चुपचाप दाशान और लीसा को घंटों तक देखता रहता, फिर उनकी हर हरकत, बोलने का तरीका और चेहरे के भाव हूबहू नकल करने लगता। ऐसा लगता था जैसे वह इंसानों को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब भी उसे भूख लगती या कोई बात उसकी इच्छा के खिलाफ होती, वह एक बेहद तेज और कान फाड़ देने वाली चीख निकालता। वह आवाज इतनी भयावह होती कि उसे सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी चीख तब तक नहीं रुकती जब तक लीसा उसकी हर मांग पूरी नहीं कर देती। इतना सब होने के बावजूद दाशान ने इस जगह से भागने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक नई योजना
आई। उसने गौर किया कि वे रोज अपना कचरा उसी डिब्बे में रखते हैं और शाम को उसे दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं। अगली सुबह वही डिब्बा गायब होता है और उसकी जगह खाने पीने के सामान से भरा नया डिब्बा आ जाता है। दाशान ने सोचा कि अगर वे पता लगा लें कि रात के अंधेरे में यह डिब्बा बदलने कौन आता है तो शायद उसी के सहारे इस रहस्य का सच भी सामने आ जाएगा। उसी रात दोनों दरवाजे के सामने रखे डिब्बे पर लगातार नजर जमाए बैठे रहे, लेकिन बस एक पल के लिए उनका ध्यान भटका और जब उन्होंने दोबारा देखा तो पुराना डिब्बा बिना किसी आवाज के गायब हो चुका था और उसकी जगह नया डिब्बा रखा था। किसी को आते जाते उन्होंने देखा तक नहीं। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई और निराश होकर घर के अंदर चली गई। लेकिन दाशान अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। तभी उसने लापरवाही से अपनी सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा जमीन पर फेंका और उसके सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य हुआ। आसपास की घास अचानक तेजी से हटने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में हुआ था। इसी खोज ने उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उसे विश्वास हो गया कि इस घास के नीचे कहीं न कहीं इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता छिपा हुआ है। उस दिन के बाद दाशान ने दिन रात सिर्फ एक ही काम करना शुरू कर दिया, जमीन खोदना। उसे पूरा यकीन था कि यही गड्ढा उसकी आजादी का रास्ता बनेगा। लेकिन लगातार 15 दिनों तक खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। लगातार मेहनत, कम खाना और मानसिक तनाव की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। वह बेहद कमजोर हो चुका था। लीसा अपने पति की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे रोकना नामुमकिन है, क्योंकि उस गड्ढे को खोदना ही दाशान की जिंदगी का आखिरी सहारा बन चुका था। अगर वह यह उम्मीद भी छोड़ देता तो शायद जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती। उधर वह रहस्यमयी लड़का भी दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। हर रात वह चुपके से पुराने टेलीविजन के सामने जाकर बैठ जाता, लेकिन टीवी पर न कोई फिल्म चलती थी और न ही कोई सामान्य कार्यक्रम। स्क्रीन पर सिर्फ अजीब अजीब निशान, रहस्यमयी प्रतीक और ऐसी आकृतियां दिखाई देती थीं जिन्हें कोई इंसान समझ ही नहीं सकता था। ऐसा लगता था जैसे वह उन संकेतों के जरिए किसी दूसरी दुनिया की भाषा या ज्ञान सीख रहा हो। यह सब देखकर दाशान और लीसा का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। खासकर दाशान अब उस लड़के से नफरत करने लगा था। उसके लिए वह बच्चा इंसान नहीं बल्कि किसी अनजानी ताकत का भेजा हुआ जीव था। आखिरकार एक दिन जब खाने की किसी बात पर वह लड़का फिर से जोर जोर से चीखने लगा तो दाशान का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में लड़के को उठाया और लीसा के लाख मना करने के बावजूद उसे घर के बाहर खड़ी कार में बंद कर दिया। दाशान चाहता था कि इस तरह शायद वह उस रहस्यमयी शक्ति को बाहर आने पर मजबूर कर सके जो इतने समय से उन्हें कैद करके बैठी थी। लेकिन लीसा का दिल आखिर एक माँ का दिल था। वह दाशान की बात नहीं मान सकी। उसने जाकर कार का दरवाजा खोला और लड़के को बाहर निकाल लिया। लीसा के इस फैसले ने दाशान को अंदर तक तोड़ दिया। पहले से ही कमजोर उनका रिश्ता अब और भी ज्यादा तनाव से भर गया। उस दिन के बाद दाशान लगभग पूरी तरह चुप रहने लगा। वह सुबह से शाम तक सिर्फ गड्ढा खोदता रहता और जब थक जाता तो उसी गड्ढे में लेटकर आराम कर लेता। दूसरी ओर लीसा ने लड़के की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह खुद भी उससे डरी हुई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उस संदेश की उम्मीद जिंदा थी कि अगर उन्होंने इस बच्चे को बड़ा कर दिया तो शायद उन्हें आजादी मिल जाएगी। लेकिन एक सुबह जब लीसा उठी तो लड़का अचानक गायब था। उसने पूरी कॉलोनी छान मारी, हर घर में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। शाम होने के बाद वह अचानक वापस लौट आया। उसके हाथ में एक रहस्यमयी किताब थी। लीसा ने उत्सुकता से किताब खोली, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अजीब प्रतीक, रहस्यमयी चित्र और ऐसी भाषा लिखी थी जिसे वह बिल्कुल भी समझ नहीं सकी। जब उसने लड़के से पूछा कि यह किताब कहाँ से मिली तो उसने बस मुस्कुराते हुए इतना कहा, ये एक राज है। अब लीसा ने सच जानने के लिए एक नई तरकीब निकाली। उसने लड़के के साथ खेल खेलना शुरू किया। वह उससे कहती कि पहले दाशान की नकल करो फिर मेरी। लड़का उनकी हर हरकत और हर भाव इतनी सटीकता से दोहराता कि देखकर लीसा भी हैरान रह जाती। हर बार वह उसकी तारीफ करती ताकि लड़का उस पर भरोसा करने लगे। जब उसे लगा कि सही समय आ गया है तब उसने लड़के से आखिरी सवाल पूछा। उसने कहा, आज जिसने तुम्हें यह किताब दी थी उसकी नकल करके दिखाओ। 3 महीने बीतते बीतते वह लड़का अब एक ताकतवर जवान बन चुका था। इसी दौरान लीसा को धीरे धीरे उस भयानक सच्चाई का एहसास होने लगा जिसे समझना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। वह लड़का इंसान था ही नहीं, वह किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा बनाया गया एक ऐसा जीव था जिसे इंसानों की दुनिया को समझने और उनकी जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा था। उसकी असामान्य बढ़त, अजीब व्यवहार और भावनाओं को कभी पूरी तरह न समझ पाना इसी बात का सबूत था। वह सीख तो सकता था, इंसानों की नकल भी कर सकता था, लेकिन इंसानी एहसासों को कभी महसूस नहीं कर सकता था। वह मानो इंसानों और किसी अज्ञात दुनिया के बीच एक जिंदा पुल था। अब अपनी जान बचाने के लिए लीसा हर दिन उसकी सेवा करती थी। वह बिल्कुल एक नौकरानी की तरह
उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती, समय पर खाना देती, उसकी हर मांग पूरी करती और इस बात का पूरा ध्यान रखती कि कहीं वह नाराज न हो जाए, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने जरा भी गलती की तो उसकी और दाशान की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। उसकी जरा सी गलती भी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। अब लीसा को अपनी जिंदगी के हर पल यह डर सताने लगा था कि कहीं एक दिन वही आदमी उसे और दाशान को अपना अगला शिकार न बना ले। उसे अब अपने पुराने फैसलों पर गहरा पछतावा होने लगा। वह सोचती थी कि अगर उस दिन उसने दाशान की बात मान ली होती और उस रहस्यमयी लड़के को अपने पास न रखा होता तो शायद आज उनकी जिंदगी इस मोड़ पर न पहुंचती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों पति पत्नी सिर्फ यही दुआ कर सकते थे कि वह रहस्यमयी आदमी उन्हें नुकसान न पहुंचाए। दूसरी ओर लगातार कई महीनों तक गड्ढा खोदते रहने की वजह से दाशान का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना कमजोर हो गया था कि ठीक से चल भी नहीं पाता था। अब इस डरावनी जगह से निकलने की आखिरी उम्मीद सिर्फ लीसा ही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह चुपचाप उस आदमी का पीछा करेगी। उसने कई बार देखा था कि वह रोज कहीं जाता है और वापस लौटते समय उसके हाथ में वही रहस्यमयी किताब होती है। लीसा को लगा कि शायद वह जिस जगह जाता है वहीं इस पूरी कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता छिपा हो। लेकिन जैसे ही उसने उसका पीछा करना शुरू किया, वह आदमी अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया, मानो हवा में ही विलीन हो गया हो। उधर दाशान अपनी आखिरी बची हुई ताकत से लगातार जमीन खोदता जा रहा था, लेकिन इस बार खुदाई करते हुए उसके फावड़े से किसी कठोर चीज की आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई तो उसके सामने प्लास्टिक की थैली में लिपटी हुई एक इंसानी लाश दिखाई दी। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसी पल उसे समझ आ गया कि इस जगह पर पहले भी न जाने कितने लोग फंस चुके हैं और उनका अंत भी शायद इसी तरह हुआ होगा। वह किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला ताकि यह बात लीसा को बता सके, लेकिन लगातार मेहनत, भूख और कमजोरी ने उसके शरीर को पूरी तरह जवाब दे दिया था। कुछ ही कदम चलने के बाद वह सड़क किनारे गिर पड़ा। जब लीसा ने दाशान की हालत देखी तो वह घबराकर उसके पास दौड़ी और उसे सहारा देकर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी वह रहस्यमयी आदमी आया और उसने बिना कुछ कहे घर का दरवाजा बंद कर दिया। चाहे लीसा कितनी भी जोर से दरवाजा पीटती रही, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर दोनों पति पत्नी को उस रात कार के अंदर ही गुजारनी पड़ी। अगली सुबह दाशान की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। लीसा फिर से उस आदमी के पास गई और हाथ जोड़कर अपने पति की जान बचाने की भीख मांगने लगी। लेकिन उसने बिल्कुल ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहा कि अब उसे बचाने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद दाशान ने लीसा की गोद में दम तोड़ दिया। शायद उसके लिए यह मौत ही उस अंतहीन कैद से मिली पहली और आखिरी आजादी थी। उसी रात वह आदमी फिर से एक बड़ा सा डिब्बा लेकर लौटा। लीसा को लगा कि शायद उसमें हमेशा की तरह खाना होगा, लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर एक बड़ा सा फल रखने वाला थैला था। उसे देखते ही लीसा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बिना किसी भावना के उस आदमी ने दाशान की लाश उस थैले में डाली और उसे उसी गड्ढे में फेंक दिया जिसे दाशान ने महीनों तक अपनी आजादी की उम्मीद में खोदा था। फिर उसने मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई। अगली सुबह उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वह चुपके से कार में छिप गई और उस आदमी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह दूर गया, लीसा फावड़ा लेकर उसके पीछे पहुंची और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस वार से वह आदमी जोर से चीखा, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह अपने हाथ पैरों के बल रेंगते हुए सड़क के किनारे पहुंचा, सड़क की पटरी को ऐसे उठाया जैसे वह कोई ढक्कन हो और सीधे उसके नीचे बने अंधेरे रास्ते में घुस गया। लीसा बिना एक पल गंवाए उसके पीछे कूद गई, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। जमीन के नीचे एक बिल्कुल अलग दुनिया छिपी हुई थी। वह एक लाल रोशनी से भरे कमरे में गिरी, जहां एक छोटा लड़का टीवी के सामने बैठा उन्हीं रहस्यमयी प्रतीकों को देख रहा था। वहीं रसोई में एक औरत चुपचाप रो रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह पूरा कमरा बिल्कुल उसके अपने घर के ड्राइंग रूम जैसा था। वह अभी इस दृश्य को समझ भी नहीं पाई थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक दलदल की तरह धंसने लगी और अगले ही पल वह एक दूसरी जगह पहुंच गई। इसके बाद वह लगातार एक के बाद एक अलग अलग कमरों में गिरती चली गई। हर कमरे में एक नया परिवार था, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल उसकी अपनी कहानी जैसी थी। हर जगह वही एक जैसी कोठियाओं, वही रहस्यमयी बच्चा, वही डर, वही कैद और वही बेबसी थी। तभी लीसा को इस पूरी जगह का सबसे भयावह सच समझ में आया। जमीन के नीचे बने ये सभी कमरे एक अंतहीन चक्र का हिस्सा थे। हर परिवार पिछले परिवार की जगह लेता था और फिर उसी दुखद कहानी को दोहराता था। इसका मतलब था कि दाशान और लीसा इस नरक के पहले शिकार नहीं थे। उनसे पहले भी न जाने कितने लोग इस जाल में फंसे और हमेशा के लिए गायब हो चुके थे।
आखिरकार लीसा फिर से उसी परिचित नंबर 9 वाले बंगले के बाहर आ पहुंची। वह बुरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी वह रहस्यमयी आदमी बिल्कुल सुरक्षित हालत में उसके सामने आ गया, मानो उस पर हुए हमले का उस पर कोई असर ही न हुआ। उसने बिना किसी भावना के लीसा को भी उसी बड़े थैले में डाल दिया। जिस गड्ढे को दाशान ने अपनी आजादी की उम्मीद में खोदा था, वही आखिरकार पति पत्नी दोनों की कब्र बन गया। इसके बाद उसने बड़ी सफाई से मिट्टी भर दी। कुछ ही देर में हरी घास फिर से पूरे इलाके में फैल गई और वहां हुए हर निशान को पूरी तरह ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह कभी कुछ हुआ ही ना हो। कहानी के आखिर में वह आदमी कार चलाकर वापस उसी प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचा जहां से यह सब शुरू हुआ था। अंदर मैट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस आदमी को देखते ही उसने बड़ी मुश्किल से अपनी छाती पर लगा नेम टैग उतारा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह रहस्यमयी आदमी बिना किसी भावना के वही नेम टैग पहन लेता है, फिर दराज से पहले से तैयार रखा हुआ वही बड़ा थैला और रसीद निकालता है। वह मैट की लाश को भी उसी थैले में बंद करता है, रसीद उस पर लगा देता है और उसे ऐसे तह करके दराज में रख देता है जैसे वह किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी साधारण सामान की पैकिंग कर रहा हो। उसी पल वह नया मैट बन जाता है। कुछ ही देर बाद प्रॉपर्टी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक नई युवा जोड़ी अपने सपनों का घर देखने वहां पहुंचती है। उनके चेहरों पर भी वही उम्मीद, वही खुशी और अपना घर बसाने का वही सपना होता है। लेकिन दर्शक अब जान चुका होता है कि उनकी किस्मत भी पहले वाले सभी परिवारों जैसी ही होने वाली है। इसी के साथ एक और भयावह चक्र की शुरुआत हो जाती है। असल में ये एक जैसी दिखने वाली कोठियों से भरी कॉलोनी कोई साधारण हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि इंसानी उम्मीदों और लालच पर पलने वाला एक अंतहीन नरक था। दाशान का लगातार गड्ढा खोदना इंसान की उस जन्मजात इच्छा का प्रतीक था जो हर हाल में सच्चाई और आजादी तक पहुंचना चाहती है। वहीं लीसा का इस झूठी उम्मीद से चिपके रहना कि बच्चे को बड़ा करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, उस मानसिकता को दिखाता है जिसमें इंसान मुश्किल समय में किसी भी झूठे सहारे को सच मान लेता है। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी लड़का इस पूरे कैद खाने के नियमों का जीवित रूप था। वह इंसानों की तरह बोलना, चलना और व्यवहार करना सीख सकता था, लेकिन कभी उनकी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता था। उसका काम सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस भयावह चक्र को जारी रखना था। जमीन के नीचे छिपी रबर जैसी परत, अनगिनत नंबर 9 वाले बंगले, हर रोज बदलने वाले रहस्यमयी डिब्बे और बार बार नया बनने वाला मैट, ये सभी संकेत एक ही सच की ओर इशारा करते हैं कि इस जगह पर मुक्ति जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। यहाँ सिर्फ अंतहीन पुनरावृत्ति है। हर वह पति पत्नी जो अपने सपनों का घर बसाने की उम्मीद लेकर यहाँ आता है, आखिरकार इसी रहस्यमयी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। फिल्म यह बताती है कि कई बार इंसान को कैद करने वाली दीवारें बाहर नहीं होती, बल्कि उसके अपने भ्रम, झूठी उम्मीदें और समझौते होते हैं। एक शिकार मरता है, दूसरा पहरेदार बन जाता है, फिर एक नया परिवार इस जाल में फंस जाता है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता और यह झूठा स्वर्ग हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता है।